Hello everyone, how are you all? Hope you all are fine and good and healthy. So, welcome back to my YouTube channel Dr. Shweta Singh. If you have not subscribed my channel or watching me for the first time, then please like and subscribe my channel and press the bell icon. So, मैंने एनसीईआरटी की सीरीज शुरू की है, तो उसमें 11th का वो मैंने कवर किया था चैप्टर 1 लास्ट वीडियो में. अभी मैं अब 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट कवर करूंगी इस वीडियो में. ओके, तो हाफ पार्ट हम आज पढ़ेंगे और हाफ नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. अब यहाँ पे पहले हम ये देखते हैं कि पंचानन माहेश्वरी कौन है. तो पंचानन माहेश्वरी का जन्म नवंबर 1904 में हुआ था, जयपुर राजस्थान में. अब इन्होंने ज्यादातर स्टडीज एम्ब्रायोलॉजी पे की थी, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी. ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि हु इज फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी. तो पंचानन माहेश्वरी इज द फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रायोलॉजी. ओके, चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड. अब क्या होता है कि सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक सर्टेन पीरियड यानी कि एक टाइम लिमिट तक के लिए ही जिंदा रहते हैं. ओके, the period from birth to natural death on an organism represents its lifespan. अब जो हमारा पीरियड होता है बर्थ से नेचुरल डेथ यानी कि जन्म से मरने तक का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. ओके, लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे ये दिया है कि फ्यू ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन दिया है, वो नेक्स्ट पेज में वो हम देखेंगे. ओके, तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नॉट नेसेसरली कोरिलेटेड विद देयर साइजेस. यानी कि जो लाइफ स्पैन है ऑर्गेनिजम्स का वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है. ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर छोटे साइज का है तो उसका लाइफ स्पैन कम होगा और कोई बहुत बड़ा है तो वो ज़्यादा दिनों तक जिंदा रहेगा. इट्स नॉट नेसेसरी. लाइफ स्पैन डजेंट डिपेंड ऑन साइज. ओके, तो यहाँ पे फ्यू एग्जाम्पल है लाइफ स्पैन के. एलिफेंट, एलिफेंट का क्या है 60 to 90 ईयर्स. रोज फ्लावर 5 to 7 ईयर्स. एंड डॉग 20 to 30 ईयर्स. बटरफ्लाई 1 to 2 वीक्स. क्रो 15 ईयर्स. banana tree 25 years. Cow 20 to 25 years. And parrot 140 years. Crocodile 60 years. Horse 60 years. And fruit fly 30 days. एंड राइस प्लांट, जैसे कि हमें पता है कि ये सीजनल प्लांट है तो इसका लाइफ स्पैन 3 से 4 महीने का ही होता है. टॉर्टराइज 100 to 150 ईयर्स. एंड बनियान ट्री 200 to 300 ईयर्स. अब इसमें याद किसका किसका रखना है, टॉर्टराइज का हो गया, बनियान ट्री हो गया, फ्रूट फ्लाई जिसका बहुत कम दिनों के लिए होता है, बटरफ्लाई है बहुत कम दिनों के लिए है. तो इन सब का याद रखना है. अब एक चीज यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट पॉइंट बताया कि लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड टू साइज. तो यहाँ पे देखिए क्रो एंड पैरट. क्रो और पैरट दोनों अप्रोक्सीमेटली सिमिलर साइज के ही हैं. ओके, फिर भी क्रो का जो लाइफ स्पैन होता है वो 15 ईयर्स है, जबकि पैरट का लाइफ स्पैन 140 ईयर्स. तो इससे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाता है कि लाइफ स्पैन इज नॉट रिलेटेड टू साइज. ओके, नाउ कमिंग टू द रिप्रोडक्शन. व्हाट इज रिप्रोडक्शन? Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बच्चे को यानी कि ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं जो कि सिमिलर उन्हीं के जैसे दिखते हैं. ओके, द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग. अब ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, जो बच्चे का जन्म होता है वो ग्रो करेगा, फिर मैच्योर होगा और फिर उसके बाद फिर वो न्यू ऑफस्प्रिंग को यानी कि नए बच्चे को जन्म देगा. तो ये साइकिल चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ. ओके, रिप्रोडक्शन enables द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन. अब यही बात जो मैंने आपको समझाई
कि रिप्रोडक्शन से जो होता है कंटिन्यूटी मेंटेन होती रहती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब इसके बारे में हम चैप्टर 5 में आगे पढ़ेंगे। हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब जेनेटिक वेरिएशन कैसे होता है, कैसे बच्चे डिफर करते हैं अपने पेरेंट्स से, क्यों डिफर करते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, वो सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। ओके, there is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring। अब जो होता है कि यहाँ पे अर्थ पे बहुत सारे तरह के डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि ग्रो करते हैं और फिर नए ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। अब ये सारी चीज़ें किस पॉइंट्स पे डिपेंड करती हैं? हैबिटेट यानी कि वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, इंटरनल फिजियोलॉजी उनकी फिजियोलॉजी कैसी है, और कुछ भी और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करने के लिए। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ participation of one organism or two in the process of reproduction, it is of two types। अब कितने ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में? वन इन्वॉल्व होते हैं या फिर टू इन्वॉल्व होते हैं, इसके आधार पे जो है रिप्रोडक्शन को टू फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ओके, व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, जब ऑफस्प्रिंग जो होता है वो सिंगल पेरेंट से डेवलप होता है तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट इन्वॉल्व नहीं होता है। This is an important point and important difference between asexual and sexual reproduction. When two parents are involved, अब sexual reproduction में क्या होता है कि two parents involved हुए, as well as gamete formation भी, gamete का fusion भी involved होता है, male gamete and female gamete। The male gamete is sperm and the female gamete ovum। अब ये जब sperm और ovum fuse होते हैं तभी sexual reproduction होता है और इसी से offspring बर्थ लेते हैं। ओके, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आइए। इन दिस मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। अब इसमें हमने अभी ये पढ़ा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है यानी कि पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग। अब इस पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग जन्म लेते हैं। एज अ रिजल्ट द ऑफस्प्रिंग that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parents। अब asexual reproduction में क्या होता है, जो offspring जो जन्म लेते हैं उनको ना ही बिल्कुल सेम होते हैं बल्कि एग्जैक्ट कॉपीज यानी कि बिल्कुल ही पूरी तरह टोटली सेम होंगे, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। और इस चीज को हम क्या टर्म यूज करते हैं? क्लोन। ओके, क्लोन मीन्स कि ये जो है जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होंगे और मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल होंगे। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इस पे एग्जांपल में दिया है बडिंग इन यीस्ट। अब यीस्ट में कैसे बडिंग के थ्रू कैसे न्यू ऑफस्प्रिंग का जन्म होता है और वो कैसे बिल्कुल आइडेंटिकल होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये एक पेरेंट सेल है, ठीक है। अब यहाँ से ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ विद द हेल्प प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। अब ये क्या होता है कि ये बड जो है यहाँ पे, ये देखिए सेल वॉल यहाँ पे अभी नहीं, यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ पे भी ये धीरे 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 ये बल्बस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे प्रोसेस इंक्रीज करता है ये सेल वॉल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है और फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम ये बड जो है ये इससे अलग ही ब्रेक होके न्यू ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस कर जाता है और वो ऑर्गेनिज्म भी बिल्कुल ही आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट के। तो यहाँ पे ये एग्जांपल हमने देखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कि कैसे यहाँ अलग से बड अलग यहाँ से रिप्रोड्यूस होता है और ये बिल्कुल आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग को कैसे फिर ये जन्म देता है। अब यहाँ पे अमीबा का भी एग्जांपल दिया है बाइनरी फ्यूजन का। अब यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस है, फिर यहाँ से सेल डिवीजन हुआ, फिर ये टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ से ये डिवीजन के बाद टू डॉटर सेल्स में प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ ये जो एक सिंगल पेरेंट था अमीबा का उससे यहाँ पे टू डॉटर सेल्स बने और ये बिल्कुल आइडेंटिकल है।
अब इसके लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, क्लोन, यानी कि ये पेरेंट से बिल्कुल ही सेम है। ओके, तो ये दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, कैसे सेल डिवीजन के थ्रू बिल्कुल ही आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग जन्म लेते हैं। Let us see how widespread asexual reproduction among different group of organisms. Asexual reproduction is common among single celled organism. अब asexual reproduction कहाँ common होता है, single celled organisms में। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स आपको कुछ दिखाए, यहाँ पे अमीबा का, and in plants and animals with relatively simple organizations in, अब यहाँ पे ये दो एग्जांपल आप देखिए, प्रोटिस्ट एंड मोनेराज। प्रोटिस्ट और मोनेराज में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। अब यहाँ पे भी क्या होता है कि पेरेंट सेल जो होता है वो सेल डिवीजन के थ्रू दो न्यू इंडिविजुअल को बर्थ करता है। ओके, दस इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो गया, सेल डिवीजन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ओके, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मेनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। अब बहुत से जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बाइनरी फिजन से भी डेवलप होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया है, where a cell divides into two halves and each rapidly grows into adult, like amoeba। amoeba का एग्जांपल अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पैरामीशियम भी एक एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखिए, in yeast the division is unequal and small birds are produced that remain attached initially to the parent cell, which eventually gets separated and mature into two new yeast organism। इसका एग्जांपल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरी तरीके से। ओके, members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. The most common of these structures are zoospore। अब ये सारे एग्जांपल्स आपको भी याद रखने, ये सारे इंपॉर्टेंट है। फंजाई में क्या होता है कि जूस्पोर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ओके, ये सारे डायग्राम्स देखिए, जूस्पोर, ये यहाँ देखिए फंजाई में जूस्पोर्स के थ्रू हो रहा है, कॉनिडिया है, फिर इसमें आ जाइए, बर्ड्स इन हाइड्रा हो गया, गेम्यूल्स इन स्पॉन्जेस हो गया। ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ओके, जूस्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोटाल स्ट्रक्चर है। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, अदर asexual reproductive structures are conidia and penicillium, birds in hydra and gemmules in sponges। ये सारे एग्जांपल्स जो भी ऊपर डायग्राम दिए थे उसी के एग्जांपल्स हैं, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे पोटैटो का एग्जांपल दिया है, जिंजर का दिया है, फिर राइजोम ऑफ जिंजर, आइज ऑफ पोटैटो। अभी पोटैटो के आइज का एग्जांपल आप हम अपने घर में भी देखते हैं डेली लाइफ में। जैसे आप काफ़ी दिन तक अगर पोटैटो को छोड़ देते हैं तो उसके आइज से जो है वो बर्ड्स ग्रो करने लगते हैं। ये देखिए ऐसे बर्ड्स ग्रो होने लगते हैं, ये पोटैटो के आइज हैं। और फिर यहाँ से ये जर्मिनेटिंग बर्ड्स का एग्जांपल है, ये देखिए इस तरह का बर्ड्स ग्रो होने लगता है। आपने अभी अगर ऑब्जर्व नहीं किया तो आप अब ऑब्जर्व करके देखिएगा अपने हाउस में। फिर यहाँ पे बल्बिल का एग्जाम्पल दिया है, फिर लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम। अब ये बल्बिल और ब्रायोफाइलम से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ऑफसेट ऑफ वाटर हायाकिन, ये भी एक एग्जाम्पल है। तो ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं इनको आपको याद रखना है, ये सारे एग्जाम्पल्स। While in animals and other simple organisms, the term asexual is used unambiguously. In plants, the term vegetative reproduction is frequently used। अब प्लांट्स में हम कौन सा टर्म यूज करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये भी टर्म आपको याद रखना है। इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सच एज रनर, rhizome, sucker, tuber, offset, bulbs are all capable of giving rise to new offsprings। ये सारे एग्जाम्पल्स अभी आपको काफ़ी दिखाए हैं मैंने ऊपर, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। These structures are called vegetative propagules। अब इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल्स। ओके, ठीक है, तो ये सब याद रखना है आपको। Obviously, since the formation of these structures does not involve two parents, the process involved is asexual। अब यहाँ पे क्या हमने देखा कि हमने पहले पीछे पढ़ा है कि asexual reproduction में
टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए टू पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है। अब यहाँ पे हम देखिए इसका एक एग्जांपल, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, स्कॉर्च। You must have heard about scourge of water bodies or about the terror of Bengal. Scourge को हम क्या बोलते हैं? Terror of Bengal. This is nothing but the aquatic plant water hyacinth. क्या नाम है प्लांट का? वाटर हायाकिंथ, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेजिव वीड फाउंड ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। अब ये कहाँ पे ग्रो करता है? जहाँ कहीं भी स्टैंडिंग वाटर यानी कि स्टिल वाटर है, जिस वाटर में मूवमेंट नहीं हो रहा है ज्यादा, वहां पे ये ग्रो करता है। अब ये क्या करता है? इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या होता है? इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। अब जहाँ पे पॉन्ड या रिवर, जहाँ पे भी ये स्टैंडिंग वाटर में ग्रो करेगा, ये क्या करता है? वाटर के सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्व कर लेता है। अब उसके कारण क्या होता है कि जितनी भी फिशेस होती है वाटर में, वो सारे फिशेस ऑक्सीजन के लैक के कारण, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो कहाँ से सांस लेंगी, कैसे जिंदा रहेंगी? तो ये अगर सारे ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है तो ऑब्वियसली फिशेस मरेंगी ही। तो इसलिए इसके कारण बहुत लॉस होता है फिशेस का। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है कि यू मे हैव फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू नो दैट दिस प्लांट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। अब ये प्लांट कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था? इंडिया में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, और इसके फ्लावर के शेप और लीव्स के शेप के कारण ये फेमस हुआ था। ओके, अब यहाँ पे इसमें क्या होता है? इट कैन प्रोपोगेट वेजिटेटिवली एट फेनोमेनल रेट। अब ये क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है और ये काफी तेजी से फैलता है। ओके, इसी वजह से ये तुरंत ही वाटर के सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेता है और सारी फिशेस मर जाती हैं। हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइज ऑफ पोटैटो। अब ये एग्जांपल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, when you carefully try to determine the site of origin of new plantlets in the plants listed above, you will notice that they invariably arise from the nodes present in modified stems. अब यहाँ पे इसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सब में आपने जो एग्जांपल ज़्यादातर अभी मैंने दिखाए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि कहाँ से ज़्यादातर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं? फ्रॉम नोड्स। नोड्स जो कि स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से ये ज़्यादातर रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, when the nodes come in contact with the damp soil or water, अब जब यही nodes कांटेक्ट में आ जाते हैं सॉइल के या वाटर के, तो वो है रूट का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उसके वजह से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ओके, adventitious birds arise from the notches present in margin leaves of bryophyllum। अब ब्रायोफाइलम में क्या होता है कि नॉचेस जो लीव्स के मार्जिन पे प्रेजेंट होते हैं, वो उनमें से बर्ड्स अराइज करते हैं और फिर उनके थ्रू जो होते हैं न्यू ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं और ये काफ़ी तेजी से स्प्रेड होते हैं। ओके, दिस एबिलिटी इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर्स एंड फार्मर्स। अब इसका क्या फ़ायदा उठाते हैं गार्डनर्स और फार्मर्स जो हैं? इसको कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, कॉमर्शियल यूज़ के लिए ये प्लांट्स उगाए जाते हैं। ओके, इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have a relatively simple organization like algae and fungi, and that they shift to sexual mode of reproduction just before the onset of adverse condition। अब adverse condition में क्या करते हैं algae and fungi? this is one important point। okay, algae और fungi जो होते हैं वो adverse condition यानी कि जिस condition को वो tolerate नहीं कर सकते हैं, जिस कंडीशन में उनको लगता है कि अब हम मर जाएंगे, हम ग्रो नहीं कर सकते, तो वो अपने रिप्रोडक्शन के मोड को एसेक्सुअल से सेक्सुअल मेथड पे ट्रांसफर कर लेते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना होता है एल्गी और फंजाई के अंदर। ओके, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे दिया है कि ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। अब मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में क्या होता है कि सिर्फ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो सिर्फ सेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू ही वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हैं। यानी कि यहाँ टू पेरेंट्स का इन्वॉल्व होना भी ज़रूरी है
और गैमेट फ्यूजन भी होना ज़रूरी है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ये पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों होना चाहिए। मेल गैमेट इज स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट ओवम, either by the same individual or by different individual। अब या तो सेम इंडिविजुअल से हो या डिफरेंट इंडिविजुअल से हो, बट गैमेट फॉर्मेशन होना चाहिए। और ये गैमेट फ्यूज होके क्या बनाता है? जाइगोट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस कि गैमेट फ्यूज होके क्या फॉर्म करता है? स्पर्म और ओवम जब फ्यूज होता है तो क्या फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, which develop to form the new organism। अब जाइगोट डेवलप होके क्या बनाता है? न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑफस्प्रिंग को बर्थ करता है। इट इज एन एलाबोरेट कॉम्प्लेक्स स्लो प्रोसेस। अब ये क्या है? ये एक काफी लंबा प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है ये, और एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि इसमें टाइम लगता है। जैसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुरंत हो जाता है, उसमें ऑफस्प्रिंग तुरंत बन जाते हैं, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। ये एक पूरा प्रोसेस के थ्रू होता है, ये टाइम टेकिंग होता है और काफी स्लो चलता है, काफी लंबे समय तक चलता है। Because of fusion of male and female gametes, sexual reproduction result in offspring that are not identical to parents or among themselves। अब यहाँ पे चूंकि गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूजन होता है यहाँ पे, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे हम क्लोन टर्म यूज नहीं कर सकते, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्लोन टर्म यूज कर पाए थे। क्यों? क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग था वो बिल्कुल आइडेंटिकल था अपने पेरेंट से। ओके, अ स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल्स और fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern। Let us first discuss what features are common to these diverse organisms। अब जो होता है कि कुछ जो फीचर्स होते हैं वो कॉमन होते हैं। ओके, जैसे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हो गई, इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गए, कुछ फीचर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। ओके, all organisms have to reach certain stage of growth and maturity in their life before they can reproduce sexually। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बर्थ लेते ही न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। जो भी ऑर्गेनिज्म बर्थ लेते हैं उनको पहले ग्रो करना पड़ता है, फिर वो एक मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं, उसके बाद ही वो न्यू ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। अब इस पीरियड ऑफ ग्रोथ को क्या बोलते हैं? जुवेनाइल फेज। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज इन प्लांट। अब जो ग्रोथ का फेज होता है उसको एनिमल्स में क्या बोला गया? जुवेनाइल फेज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्लांट्स में इसको क्या टर्म यूज करते हैं? वेजिटेटिव फेज। ओके, दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में जो ये फेज होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए होते हैं, सब में सेम नहीं होता। द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन इजली इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। अब यहाँ पे क्या होता है? जब जैसे ये जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज एंड होता है, वहां से रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो जाती है। इट मीन्स कि इसके बाद ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ये न्यू ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दे सकते हैं। तो यहाँ से रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हो जाता है। और इसको हम इजीली, एक एग्जांपल है इसका, फ्लावरिंग इन प्लांट्स। फ्लावर्स कब बना सकते हैं प्लांट्स? जब वो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए आफ्टर जुवेनाइल फेज और वेजिटेटिव फेज। ओके, अब यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। आर दिस देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर। अब कुछ प्लांट्स हैं जो हमेशा पूरे साल जो है फ्लावरिंग करते रहते हैं। ओके, एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग्स। अब कुछ में होता है कि एक सर्टेन सीजन पे ही वो फ्लावरिंग करेंगे। ओके, प्लांट्स द एनुअल एंड
बाइनियल टाइप्स। प्लांट्स का क्या होता है, एनुअल भी होते हैं और बाइनियल भी होते हैं। सो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड sensate phase, but in perennial species it is very difficult to clearly define these phases. A few plants exhibit usually flowering phenomena. Some of them such as bamboo species flower only once in the lifetime. अब ये बैम्बू में क्या होता है कि बैम्बू में सिर्फ ये एक सीजन में एक ही बार ग्रो करते हैं, ठीक है, इसलिए इसको एनुअल बोला जाता है। जनरली आफ्टर 50 to 100 years। ओके, अब ये सारे टाइम और ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। अनदर प्लांट स्ट्रोबिलैंथस कुंथियाना, जिसको कि नीला कुरंजी भी बोलते हैं, फ्लावर वंस इन 12 years। अब इसमें क्या होता है कि 12 साल में एक बार ही ये फ्लावर करते हैं, यानी कि ये प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि इनका रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वो 12 साल में एक ही बार आता है। As many of you would be knowing that this plant flowered during September। अब ये कब फ्लावर हुआ था, सितंबर टू अक्टूबर 2006 में। ओके, उसके बाद एक बार और इसमें फ्लावरिंग हुई थी, तो ये डेटा यहाँ अपडेटेड नहीं है, इसलिए अब ये कहाँ होता है, इन कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु। ये स्टेट्स आपको याद रखने हैं और इस फ्लावर का, प्लांट का नाम भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। The juvenile phase is followed by morphologically and physiologically changes prior to active reproductive behavior. The reproductive phase is also of variable duration in different organisms। अब जो reproductive phase होता है वो भी different organisms में differ करता है, similar नहीं होता, same नहीं होता सब में। Among animal, for example, birds do they lay eggs all through the year। अब कुछ birds में आप example देख लीजिए, क्या पूरे साल वो egg lay करते हैं, यानी कि पूरे साल वो अंडे देते हैं, पूरे साल बेबी का जन्म होता है। What about other animals like frog and lizards? अब ये सारे examples हम अभी देखेंगे। You will notice that birds living in nature lay only seasonally। अब जो birds होते हैं वो सिर्फ seasonally ही ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो पूरे साल अंडे दे रहे हैं और न्यू बर्ड्स का जन्म हो रहा है, नहीं। इन द केस ऑफ लेइंग एग्स इट इज नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट इट इज अ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। The females of placental mammals exhibit cyclic changes in activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase। अब यहाँ पे क्या होता है कि साइक्लिक चेंजेस होते हैं, प्लासेंटल जो मैमल्स होते हैं उनमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं, कहाँ, ओवरीज में और एसेसरी डक्ट्स में भी, और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, कब, ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव फेज। इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग्स, टाइगर एक्सेट्रा, सच साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ऑस्ट्रस साइकिल। अब नॉन प्राइमेट्स जैसे कि शिप हो गया, रैट्स हो गया, इसमें हम इन साइक्लिक चेंजेस को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल। जबकि प्राइमेट्स में जैसे कि मंकी हो गया, एप हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, इसमें क्या बोलते हैं, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो ये दोनों टर्म आपको याद रखना है। Many mammals, especially those living in natural wild condition, exhibit such cycles only during favorable seasons। अब बहुत सारे mammals में क्या होता है कि सिर्फ फेवरेबल सीजन्स में ही ये साइकिल्स का आपको चेंजेस दिखेगा, क्योंकि सिर्फ फेवरेबल सीजन्स में ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो इनको क्या बोलते हैं, सीजनल ब्रीडर्स। जो सिर्फ एक फेवरेबल सीजन आने पे ही नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं, उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर्स। मेनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज। अब बहुत सारे मैमल्स होते हैं जो कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स का ही एग्जांपल आप ले लीजिए, वो पूरे साल रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि वो पूरे साल में कभी भी बेबी को बर्थ कर सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस ब्रीडर। ये दोनों टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लिव लॉन्ग इनफ। अब हम पहले बेबी थे, फिर ग्रोथ हुआ हमारा, फिर उसके बाद हम ओल्ड होंगे।
Okay, is something that we recognize, but what it mean by growing old, the end of reproductive phase. अब क्या होता है कि हम ओल्ड हो गए तो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज का ये एंड हो आ गया है. ओके. ओके, अब इसमें क्या होता है कि देयर आर concomitant changes in the body like showing of metabolism, slowing of metabolism. यानी कि हम जैसे जैसे ओल्ड होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, हमारे जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है बॉडी के, वो धीरे धीरे उनका रेट स्लो हो जाता है. अब ओल्ड एज को हम लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ स्पैन भी बोलते हैं, जिसके बाद क्या होता है, डेथ. यानी कि यहाँ पे आपका लाइफ स्पैन ओवर हो जाता है. ठीक है, तो जन्म लिया हमने, अब जन्म से मरने तक के समय को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन. तो ओल्ड एज जो है वही रिप्रोडक्टिव फेज का लास्ट फेज है और इसके बाद डेथ हो जाती है, यानी कि लाइफ स्पैन यहाँ पे खत्म हो जाता है. ओके. इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन थ्री फेजेस. अब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में क्या होता है, हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सारे फेजेस के लिए, थ्री फेजेस जो हैं उनके लिए. Interaction between hormones and certain environmental factors regulate the reproductive process and the associated between behavioral expressions of organisms. अब ये reproductive phases और इनमें जो behavioral changes expressions जो है वो मैं next class में cover करूँगी. ओके. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. और यहाँ पे आपको जो भी क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट. ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और कंटिन्यू कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि मैं इस चैप्टर को पूरा एंड तक कवर करूँगी. ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.